नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम प्रबोध में। प्रबोध एक ऐसा मंच है जहां हम किसी न किसी नए विषय पर चर्चा करते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं मानव अधिकार पर, जिसके लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, जो वर्तमान में मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ ही आज हम उनसे ये भी जानेंगे कि उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग 10 वर्ष अपनी सेवाएं दी हैं। उस बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके का उनका अनुभव रहा और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में भी हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम उनसे मध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने और आपके मानव अधिकार क्या है और किस तरीके से उनका संरक्षण किया जाना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नमस्कार अवधेश सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैंने आपका, जब आप विधानसभा के पीएस थे, प्रमुख सचिव थे, उस समय मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। तब आपके प्रोफाइल में डॉक्टर शब्द नहीं जुड़ा था, लेकिन अब मैंने देखा है कि अब आपका नाम डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह है। तो ये डॉक्टर शब्द कैसे जुड़ा, कब आपने पीएचडी कर ली कि आप इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आपने सही कहा, ये एक संयोग था। हालांकि मैंने कई बार हमारे परिवार के लोगों ने प्रयास किया कि मैं पीएचडी करूं, लेकिन मेरी कोई रुचि उसमें थी नहीं। लेकिन ये हमको ऑनरेरी डिग्री मिली है। तो वर्ष 2025 में, अब चूंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन रहती हैं, तो सभी ने हमारा प्रोफाइल वगैरह देख करके एक मुझे कैम्ब्रिज डिजिटल यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आया कि आपका बायोडाटा हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, तो आप अपना डिटेल हमको भेजिए। तो मैंने जो डिटेल उन्होंने मांगे थे उसमें भेज दी। फिर वो 2-3 महीने के बाद उनकी सीनियर ने जब कंसिडर करके फिर हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमने ये आप विचार किया है और आपका हम पीएचडी अवार्ड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। और चूँकि ये हमारी इंटरनेशनल लेवल की वो रहती है, तो हमारा एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम और अलग अलग कंट्रीज़ में हम करते हैं। तो ऐसा करके फिर हमको अप्रैल 1925 में उन्होंने ये सारा बाकायदा विधिवत जैसा होता है कन्वोकेशन रखा उन्होंने, और फिर वहाँ हमको उन्होंने डिग्री अवार्ड की। तो इस तरह से हमको, इस तरह का आपको डॉक्टर की उपाधि मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो सर, बहुत बहुत बधाई, आप के नाम के आगे डॉक्टर शब्द भी जुड़ गया। और सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि आपने लंबे समय तक मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रमुख सचिव के रूप में अपना कार्य किया, तो लगभग 10 साल आपने वहाँ अपनी सेवाएं दी। तो उस दौरान आपको सबसे चैलेंजिंग या हम कहिए कि ऐसा अच्छा अनुभव कौन सा है जो आप शेयर करना चाहें? विधानसभा या संसद में कार्य करना अपने आप में एक बहुत ही जीवन का गौरवपूर्ण या अद्वितीय अनुभव आप कह सकते हैं वो रहता है, क्योंकि ये वही संस्थाएं हैं जिनमें जनता सीधे चुन करके प्रतिनिधि भेजती है। बाकी कोई और संस्था ऐसी नहीं है जहां आप सेवाएं देते हो तो इस तरह का अनुभव आपको मिले। तो चुनौतियां भी कई आती हैं ऐसे उसमें, क्योंकि आपको कोई आम पब्लिक से डीलिंग नहीं करनी होती है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे आपको डील करना होता है। और साथ ही साथ क्योंकि सबसे बड़ा जो आपने कहा, जैसे चैलेंजिंग टाइम तो था कोरोना का, और जो सत्ता परिवर्तन वो था, उस समय आपको सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि ये संस्था, चूँकि संवैधानिक सर्वोच्च हमारे प्रदेश की संस्था है, तो इसकी गरिमा, इसकी छवि को बरकरार रखना और अपने दायित्व में आप निष्पक्षता के साथ कैसे सारी चुनौतियों के बीच में आप निकल सकते हैं, वो एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो उसको हमने सभी लोगों के शुभकामनाओं और संबल से उसको हमने प्रयास किया उसका पूरा करने का। तो सर, एक आप ही होंगे जिनको मध्य प्रदेश विधानसभा में इतना लंबा समय मिला और आपने उसको बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरीके से निभाया। और इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न ये है कि आपने इतना अंदर से विधानसभा की पद्धति, प्रक्रिया, इनको समझा है, तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत आप किसे मानते हैं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत यही है कि जनता के द्वारा निर्वाचित जो सरकार होती है और सदन के प्रति वो उत्तरदायी होती है। चुनी हुई निर्वाचित जो विधायिका है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व होता है। तो कोई भी बड़े से बड़ा जो सत्ता का केंद्र होता है, चाहे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री हों या यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के मंत्रीगण हों, उनको सीधा कटघरे में यदि कहीं खड़ा किया जा सकता है तो वो विधानसभा का सदन होता है। और उसमें पूरे निर्भयता के साथ वहाँ कोई भी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, प्रतिपक्ष का हो या इंडिपेंडेंट हो, वो जनता का मुद्दा वहाँ रख सकता है, इनकी नीतियों का आलोचना कर सकता है और किसी भी मुद्दे पर प्रश्न पूछ करके उनको कटघरे में खड़ा कर सकता है। उसके कोई कार्रवाई किसी भी उसमें बाहर नहीं हो सकती। तो निर्भीकता से ये व्यवस्था हमारी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है उसमें की गई है,
तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान लोकतांत्रिक व्यवस्था का है कि वहाँ जनता की राय वहाँ रखी जा सकती है, जनता की समस्याओं का निराकरण वहाँ किया जा सकता है और सत्ता के केंद्र को भी चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल सर, तो मध्य प्रदेश विधानसभा में इस तरीके की जो काम होते हैं, खैर सब लोगों को देखने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपका कार्यकाल बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन और सर साथ में हमने ये भी देखा है कि आपको 2 बार एक्सटेंशन मिला, तो ये आपकी जिम्मेदारी और आपका जो एक समर्पण कहा जाए आपके कार्य के प्रति, तभी शायद आपको मिला होगा। मेरा मध्य प्रदेश विधानसभा में आना एक संयोग था। जैसा मैंने पूर्व में कहा, क्योंकि मेरा चयन राष्ट्रीय स्तर पर संसद सचिवालय के लिए हुआ था और वहाँ मुझे, चूँकि जब एक बार आप बड़े परिदृश्य पर काम करते हैं तो एक अलग दायरा बन जाता है। फिर मैं कुछ पारिवारिक परिस्थितियों कुछ समय के लिए यहाँ आया था, 6-8 महीने के लिए। लेकिन जब मैं जाने लगा तो चूँकि एक संसद में कार्य करने वाला का विधानसभा से एक सहज तादात्म्य रहता है, तो उस समय के जो तत्कालीन सचिव थे उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ दिन के लिए आपको यहाँ सेवाएं देना चाहिए, क्योंकि आपका अपना गृह राज्य है। तो मैं 6 महीने करीब वहाँ रहा। फिर मुझे, लेकिन चूंकि यहाँ का माहौल वहाँ से मैच नहीं कर रहा, तो मैंने कहा यहाँ तो अब मैं चूंकि परिस्थितियों बस आया था, मुझे जाना है। तो मैं जाने के लिए तैयारी करने लगा, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, अभी मेरी एक सलाह मानो, कम से कम 1 साल रही है। तो ऐसा करके उन्होंने मुझे 1 साल रोका। फिर जब हमने दोबारा प्रयास किया तो वो कहने लगे कि देखो आपको ज़रूरत हो ना हो, लेकिन इस सचिवालय की ज़रूरत है, तो इसलिए, और माना कि वहाँ आपका भविष्य बहुत उज्जवल है दिल्ली में पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में, लेकिन यहाँ भी बुरा नहीं रहेगा और कुछ है तो कुछ त्याग अपने राज्य के लिए करना चाहिए। परिस्थितियाँ ये रहीं कि वो जब स्पीकर बदलते चले गए तो रोहाणी जी ने फाइनली कह दिया कि भाई छत्तीसगढ़ बढ़ने वाला है और ये है और आपको अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कुल मिला के मैं यहाँ रहा। दूसरी पारी हम शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। तो उन सभी ने कहा कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष से लेकर के नहीं, हम सभी चाहते हैं कि अभी आप रहें ऐसी स्थिति में। तो फिर हमको उन्होंने 2 बार दिया, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ और मैंने प्रयास किया कि जो जनहित के कार्य चूँकि वहाँ होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि वहाँ उठाते हैं, तो मेरा प्रयास यही रहा कि चाहे विधायक किसी भी पक्ष का हो, उसको जनहित के कार्य में, लोक महत्व के कार्य में सहायता, एक रचनात्मक सहयोग उसको दिया जाना चाहिए। तो मैंने पूरा उनको उस तरह का सहयोग प्रदान करने का पूरा प्रयास किया। और सर इसी दौरान शायद आपकी एक पुस्तक भी निकली थी, विधानसभा प्रक्रिया एवं पद्धति। तो सर ये लिखने का मौका कैसा मिला, क्योंकि आप जिस पद पर थे उस वक्त तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है, जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके का काम आप किया करते थे, तो वो कैसे संभव हो पाया? ये आपने बहुत वैसा सही प्रश्न पूछा। देखिए क्या है कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लेखन का कार्य और पुस्तक लेखन, और ख़ास तौर से विधानसभा पद्धति पर लिखना, तो एक बड़ा, क्योंकि उसको आप गंभीरता से, जब फोकस के साथ, आप समय के साथ, चिंतन के साथ जब तक आप नहीं बैठते हैं, जब तक लेखन हो नहीं सकता। तो जब मैं यहाँ आया, फिर यहाँ 1-2 साल हो गए और कई माननीय सदस्यों से परिचय हो गया। तो जो पढ़ने लिखने वाले प्रबुद्ध सदस्य थे, अधिकांश उस समय पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाते थे। जो अभी मंत्रीगण है वो सभी लाइब्रेरी में जाते थे। तो ये सब उस समय हमसे कभी कभी कहते रहते थे कि भाई ये हम अभी जो संदर्भ विधानसभा में देते हैं वो संसद की किताब का देते हैं, तो आप क्या अपनी विधानसभा के संदर्भ में एक सरल भाषा में किताब लिख सकते हैं जो यहाँ हम लोगों को उपयोगी रहेगी, और आप लिख सकते हो, आपको दोनों अनुभव हैं। तो मेरे मन मस्तिष्क में ये चीज़ चलती रहती थी, लेकिन इतना समय वहाँ मिलता नहीं था व्यस्तता के कारण। लेकिन कुछ कुछ सामग्री हमने इकट्ठी करते गए। हमने कहा देखेंगे समय मिलेगा, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद लिखेंगे, ऐसा विचार चल रहा था। लेकिन इसी बीच में जब कोरोना काल आया तो समय चूँकि फ्री, उस समय ज़्यादा मतलब और ऑफिशियल बिजनेस था नहीं, काम था नहीं, तो समय था। तो घर में फिर हमारे परिवारजन ने भी यही कहा कि ये अलग कमरा आप करिए और ये सारा अपनी जो सामग्री है वहाँ फैलाइए, किताबें पढ़िए, संदर्भ जो भी बनाइए, और यहीं आप इसका किताब लेखन का कार्य करिए। वैसे भी आइसोलेशन उसका समय था उस समय। तो वहाँ से मैंने उसको प्रारंभ किया। जो प्रथम कोरोना काल था उसका रचनात्मक उपयोग मैंने करने का प्रयास किया और 8-10 चैप्टर हमने लिखे। फिर उसके बाद लेकिन वो कंटिन्यूटी में सेकेंड वेव भी आ गई, तो फिर वो चूंकि मना स्थिति बनी हुई थी और हम सारा रेफरेंस किताब, रिदम भी बना था, किताबें हम लाइब्रेरी से ला रहे थे, पढ़ रहे थे, संदर्भ वो कर रहे, तो उसी में फिर हमने उस समय का उपयोग करते हुए फिर पूरी तरह से उसको रिवाइज करके व्यवस्थित ढंग से, तो करीब 800-900 पेज की वो किताब फिर वो तैयार हुई। और यदि कोई वास्तव में पढ़ेगा तो नियम पढ़ेगा, नियम का बैकग्राउंड पढ़ेगा, फिर उसमें क्या प्रक्रिया है विधानसभा की, और फिर रूलिंग और रूल्स भी हमने वहाँ दिए हैं ताकि वो रेफरेंस के लिए आपको कहीं और नहीं जाना, वहीं देख सकते। तो ऐसे करके वो एक किताब बनी। फिर अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री सभी ने उसका विमोचन भी किया 1922 में।
जी, जी, जी। तो मतलब आपका एक बहुत अच्छा जो आपने काम किया, वो एक तरीके से देखा जाए किताब में जी एक हाँ। तरीके से वो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी हो बिल्कुल, गया। और यही नहीं, हमने देखा कि जो हिंदी भाषी राज्य थे उत्तर प्रदेश, कई माननीय विधान सभा के अध्यक्ष गण ने हमको उसका प्रशंसा पत्र भी लिखा, और उन्होंने कहा कि ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए बहुत ही उपयोगी किताब है और वो उसका उपयोग भी करते हैं। तो बहुत ही उपयोगी किताब निकल हाँ, कर और आई है। विधानसभा का भी उसमें मान बढ़ा और हो गया। जी, जी, जी। तो सर आपका बहुत अच्छा एक सफ़र रहा मध्य प्रदेश विधानसभा का, और आपने अपने अनुभव भी हमसे साझा किए। अब हम एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद आपकी जो वर्तमान दायित्व है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जी, धन्यवाद। और सर अब हम जानना चाहेंगे जो आपका वर्तमान दायित्व है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के, आप अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो मानव अधिकार है, उस मानव अधिकार आयोग की क्या भूमिका है, हम अगर कहें तो आज के परिदृश्य में? देखिए, जैसा मैं अभी उस बैकग्राउंड पे मुझे याद आ रहा था, अभी जो युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका और दूसरे लोगों का, तो दूसरा जब वर्ल्ड वार हुआ तो सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभावित हुआ था तो मानव अधिकार और मानवता उसमें पर तहस नहस हुई थी। तो जो प्रबुद्ध जन थे उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल पे सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन किया और ये उस पर विचार विमर्श हुआ कि अगर
इस पर कहीं कोई मापदंड, कोई गाइडलाइन नहीं बनाया गया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मानवता और मानव दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में उसको यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहलाता है, वो 1948 में जारी हुआ। उसमें सारे सदस्य देशों ने उसको लागू किया। तो उसमें जो मानवाधिकार थे वो जीवन जीने के अधिकार ही मानवाधिकार है वास्तव में। एक व्यक्ति को अपनी विकास के लिए, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और जीवन यापन के लिए जो भी परिस्थितियां या वातावरण या अधिकार आवश्यक होते हैं वो सभी मानवाधिकारों में शामिल होते हैं। तो वो एक डिक्लेरेशन जो हुआ सारे सदस्य देशों ने उसे लागू किया और हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उसको प्राथमिकता से उसको अपनाया। और उस समय हमारा संविधान निर्माण हो रहा था। 1947 में हम स्वतंत्र हुए और ये 48 में जारी हुआ और तब तो हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तक कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें ही वहाँ पे उन्होंने जस्टिस, न्याय की बात उसमें कही, फिर इक्वलिटी, समानता की बात कही। तो ये सारे जो मूल्य या जो मानव अधिकारी थे जो मौलिक अधिकार की हाँ, और फिर मौलिक अधिकारों के लिए उन्होंने एक चैप्टर जोड़ा भाग 3 में संविधान में, जिसमें मौलिक अधिकार संरक्षित किए गए, वो ही मानव अधिकार हैं। और यहाँ तक कि उनको गारंटीड किया गया कि मानवाधिकार आयोग तो करेंगे संरक्षित, यदि फिर भी कोई ऐसा उल्लंघन होता है तो न्यायालय भी उसको संरक्षण देंगे। तो वो हमारे प्राथमिकता के संविधान में चूंकि समाहित हैं, तो मानवाधिकार आयोग यही दायित्व उनका निर्वहन करता है। तो हम उनको संरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, हम निर्देश देते हैं, अपनी अनुशंसाएं देते हैं, जानकारियां कहीं होती है, कहीं जांच करानी होती तो वो जांच कराते हैं। तो इस तरह से मानवाधिकार आयोग प्रयास करता है कि जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए। अगर हम देखें आज के परिदृश्य में, तो आजकल हम देखते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की बात की जाती है, तो उसमें शादी तो होती नहीं, लेकिन अगर वो किसी होटल में जाके रुकते हैं, अपना पहचान पत्र देते हैं और वहाँ रुकते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से अगर वो दिया तो वो तो माना जाता है, लेकिन हम सामाजिक रूप से देखेंगे तो ये विवादित होता है। तो ऐसे जब इसको मानव अधिकार किस रूप से तय करता है, क्या सही माना जाएगा? देखिए, ये तो चूंकि अगर कोई शिकायत इसमें आती है तब हम उसका परीक्षण करते हैं। बाकी तो चूंकि कानूनी रूप से वो मान्य है तो मान्य है, उसको हम वो नहीं कहते हैं। लेकिन यही नहीं, ये इसके अलावा विधिवत जो परिवार चल रहे हैं, चूंकि हमारे पारिवारिक या सामाजिक मूल पूरे क्षरण जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, उसी की वजह से शिकायतें आ रही। तो अभी मैं कई जगह में बात भी करता हूँ कि मानवाधिकार आयोग में ये जनरल जो मानवाधिकार के उल्लंघन के तो है ही हैं, लेकिन पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स हैं या फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, पारिवारिक झगड़ों के बहुत सारे प्रकरण आ रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम तो उसको इस परिप्रेक्ष्य में मानते हैं कि वो लिव इन में है, तो माने आप शादी के स्थिति में ही रह रहे हैं, जब आप सहमति से रह रहे हैं, उसमें यदि कोई जानबूझकर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उस पर कार्रवाई के लिए बात करते हैं कि जो नियम और या जो हमारे विधिवत जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कहीं आप लिव इन में रह रहे हो या फैमिली उसमें रह रहे हो। तो इस मान से हम उसको टैकल करते हैं। तो सर, ऐसे ही आजकल हम देखते हैं कि कई बार जो है माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो कई बार वो लोग अपने माता पिता को घर से बाहर निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। तो इसमें कैसे मानव अधिकार आयोग मदद करता है उन ओल्ड पेरेंट्स की? इसमें भी चूंकि प्रावधान है कि जो ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके निर्वाह का जो है संरक्षण का दायित्व तो बच्चों का बनता है, तो हम उस दृष्टि से उसको संज्ञान में लेते हैं और तत्परता से जिला प्रशासन से जहाँ से भी वो शिकायत आई है उनको हम कहते हैं कि समय सीमा में इसमें कार्रवाई करके और इनके जो पुनर्वास या उसके संरक्षण की आप जानकारी हमको दीजिए। तो फिर जिला प्रशासन भी एक्टिव होता है और कई बार हमने देखा है कि वो यहाँ भी शिकायत कर देते हैं और न्यायालय में भी चले जाते हैं। तो न्यायालय भी उसको निर्देश दे देता है कि नहीं, जो है ये दायित्व तो बच्चों का बनता है, हाँ, भरण पोषण का, कि वो उनको करें, क्योंकि वो चूँकि उनकी प्रॉपर्टी भी के मालिक भी और वारिस भी वो बने हुए हैं, तो इसलिए उनको इसका निर्वहन करना चाहिए। तो फिर उस दृष्टि से फिर उसको संरक्षित करते हैं और कई बार वो समझाइश दे करके बच्चों को बुलाकर, पेरेंट्स को बुला करके और उसका फिर हल निकालते हैं। और सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि किसी को प्रथम दृष्टया पुलिस स्टेशन में लॉकअप में बंद किया गया और वहाँ ही उनसे कुछ पूछताछ में इसमें कई बार किसी की डेथ हो जाती है, तो उसको किस नज़रिए से देखा जाता है? बहुत बार ऐसा देखा गया है। नहीं, बिल्कुल सही है। कस्टोडियल डेथ के केस बहुत सारे आयोग में पहले से भी आए हुए हैं, उसको हम बड़ी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि किसी के भी जीवन को ख़त्म करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ घटनाक्रम, उसका हम पूरा विश्लेषण कराते हैं और मजिस्ट्रियल जांच भी कराते हैं उसकी, और फिर उसके आधार पर सारे तथ्य जो भी आसपास के उनके साक्ष्य हैं वो सारे करके, चूंकि मजिस्ट्रेट जांच करके भेजता है, विस्तार से एक रिपोर्ट आती है
और उसमें आपके डॉक्टर्स के भी प्रतिवेदन रहते हैं। तो उन सभी साक्ष्यों के आधार पर जो प्रतिवेदन यहाँ आता है उस पर मानवाधिकार आयोग फिर विचार करता है। फिर भी हमको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, तो हम जो जिस चिकित्सक ने उनकी जांच की उसको हम अपने समक्ष साक्ष्यों में बुलाते हैं। पुलिस का जो अधिकारी है उसको भी यहाँ बुलाते हैं कि किसकी कस्टडी में कब लिया गया और कौन इसको लेकर के आया। फिर आपने जब लेकर के आया तो उसका मेडिकल परीक्षण कराया था कि नहीं कराया, नहीं कराया तो कौन जिम्मेवार है उसका, और अगर कराया था तो क्या स्थिति उस समय थी। कई बार ऐसा रहता है कि उस समय वो कह देते हैं कि तो बहुत पहले से ही बीमार आया, लेकिन अगर बीमार आया तो आपको ये उनकी मैनुअल में ये प्रावधान है कि उनका पहले, सबसे पहले यदि आप कस्टडी में लेते हो तो उसका फिर मेडिकल चेकअप उसका कराना चाहिए, या उसको पहले से कोई चोट, कई बार कहते हैं इसको तो पहले से ही चोट लगी हुई थी, तो वो उसका भी फिर मेडिकल में उल्लेख होना चाहिए। तो कई बार इस तरह की चूक जब आती है तो फिर हम उसकी कार्रवाई का करते हैं, तो कई जगहों पे कार्रवाई फिर हुई भी है। मानव अधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाना है तो आपके हिसाब से क्या और परिवर्तन या क्या आप और सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, प्रभावी बनाने के लिए तो सबसे पहली व्यवस्था तो यही है कि तत्परता से कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। कोई भी यदि शिकायत आती है तो उसका निराकरण जिला स्तर पर या जहाँ भी उसका घटनाक्रम हुआ है उनको तत्परता से यदि वो करते हैं तो वो शिकायत फिर मानवाधिकार आयोग तक आने की स्थिति नहीं बनती है। तो पहला तो यही है कि शासन प्रशासन को इसको गंभीरता से लेकर के, चूँकि हमारे संविधान में संरक्षित अधिकार हैं और किसी भी समाज के सशक्तिकरण के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण होना जरूरी है, तो आयोग इसीलिए उसी दिशा में कार्रवाई करता है। तो मैं जब भी अधिकारियों की बैठक लेता हूँ मैं कहता भी हूँ, ये संयुक्त दायित्व है आयोग के साथ साथ शासन प्रशासन के अधिकारियों का, तो संयुक्त रूप से इसमें तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। जी, और सर अगर हम बात करें आम नागरिक हो या युवा हो या छात्र, उनको अगर मानव अधिकार के बारे में अगर पता चलना चाहिए या जागरूक करना हो तो किस तरीके से काम किया जा रहा है? देखिए, आजकल तो बच्चों की सोशल मीडिया और सभी जगह जानकारियां जाती हैं, और कई बार हम भी, चूँकि कई प्रकरण समाचार पत्रों में आते हैं तो हम उसका स्वमेव संज्ञान भी ले लेते हैं। और जहाँ तक उसकी बात है तो आयोग समय समय पर कई कार्यशालाएं भी करता है, और हमने अभी जो नई प्रक्रिया शुरू की है वो जन सुनवाई की है, जिसमें क्या है कि आयोग की बेंच हम वहाँ जिले में लगाते हैं और सभी जिला अधिकारियों को वहाँ बुलाते हैं बैठक में। तो जो सक्षम लोग हैं वो तो आयोग तक शिकायत भेजते रहते हैं, लेकिन जो दूर दराज के लोग, जो आपने कहा है कि जिनको जानकारी नहीं मिलती है, वो सीधे वहाँ जिला स्तर पर आ जाते हैं। उनको जब खबर मिल जाती है कि सब आयोग यहाँ आ रहा है और हम जन सुनवाई करेंगे, तो हम जो पहले से निर्धारित प्रकरण हैं उनकी तो जन सुनवाई करते ही करते हैं। उनमें तो कह ही देते हैं कि भाई इतने साल से जानकर, तो बहुत सारी तो वो तैयारी करके रखते हैं, और जो ऐसे रहते हैं उनको हम निर्देश देते हैं कि 15 दिन में, 1 महीने में इनका। कई बार तो कलेक्टर या जो जिला प्रशासन वो भी कहते हैं कि सर आपके आने से हमारी फाइलें खुल गई और बहुत सारे प्रकरण जो हमारे ऊपर बर्डन थे हमने उनको निराकृत कर दी, तो आपका बहुत अच्छा सफल वो रहा है। और सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और नागरिकों को कि मानव अधिकार को वो कैसे समझे, और अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होता है तो किस तरीके से आप अपने मानव अधिकार के संरक्षण के लिए आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि चूंकि संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों दिए गए हैं, तो अधिकारों के संरक्षण की तो भूमिका मानवाधिकार आयोग निभाता ही है, लेकिन यदि नागरिक और जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो फिर मानव अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति कम से कम बनेगी। तो सभी अपने कर्तव्यों का भी पालन करें और इस तरह की स्थिति ना बनने दें कि एक दूसरे के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो, क्योंकि समाज, मीडिया और शासन पर सभी की संयुक्त रूप से भूमिका है मानव अधिकार आयोग के संरक्षण में। तो यदि मीडिया भी जागरूक रखेगा तो भी मानव अधिकारों का संरक्षण होगा, और समाज भी, कई जैसे मैंने कहा पारिवारिक जो डिस्प्यूट्स हैं इसमें समाज की भूमिका रहती है। इस तरह के जो मसले यहाँ आते हैं वो नहीं आने चाहिए, बल्कि समाज को ही वहीं समझाइश दे करके उनको समापन करना चाहिए। मान ली बड़े बुजुर्ग के निर्वाह की स्थिति है, भरण पोषण की स्थिति है, तो समाज इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, बच्चों को बैठा के समझा सकता है, और ये हमारे यहाँ की वो रही है, मूल रहे हैं। तो इसलिए ये हम संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग अपनी भारतीय जो मूल परंपराओं उनको संरक्षित रखें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो निश्चित तौर पर मानवाधिकार आयोग के साथ वो भी मानवाधिकारों के संरक्षण में अच्छी भूमिका निभा सकेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने मानव अधिकार को के बारे में जो जानकारी दी वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और किस तरीके से हमें अपने मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए उस बारे में भी आपने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि किस तरीके से हमें मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए और हमें हमारे कौन कौन से मानव अधिकार होते हैं
जिसका हमें पालन करना चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।